हेलो, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है फिर से। हमारा जो सीरीज चल रही है ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वी कैन आल्सो से पीवाईक्यू सेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। तो इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को पूरा कर चुके हैं। आई होप सो कि आप सभी ने उस चीज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चंस के जितने भी डाउट्स थे सारे सोल्यूशन आपने लगा लिया होगा। अब इसके बाद हमारा आ जाता है चैप्टर नंबर 2। ठीक है। इस चैप्टर का थोड़ा मिक्स रेंज रहता है, कभी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादा, कभी नहीं पूछे जाते हैं। अब बेसिकली ऐसा भी दिखेंगे, कभी कभी 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से, और कभी कभी वही 10-12 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो आप 2025 का अगर देखेंगे, 2025 का जो हमारा पूरा एग्जाम पैटर्न था, इसमें इस चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा रहा। तो आप एक तरीके से ऐसा भी सोच सकते हैं बेटा, जो नया ट्रेंड सेट हो रहा है वो इस चैप्टर की तरफ हो रहा है। इससे एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा गया जो आज तक नहीं पूछा गया था पहले। तो ये चैप्टर अभी के लिए हमारे अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा बन जाता है। ठीक है। तो इस साल 12 से 14 नंबर का ये चैप्टर भी पूछा गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए। इजी, और ये चैप्टर कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है। इसमें इतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, आपका कंसेप्ट के साथ साथ फॉर्मूले के साथ प्रूफ्स भी है इसके, आपको इतना ज्यादा इससे नहीं पढ़ना पड़ता। केवल और केवल फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं इसके। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा पूरा का पूरा ओरिएंटेड रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप पे। बिना देरी के शुरू करते हैं। एक पूरा का पूरा ओवरव्यू है, आप चाहे तो इसको देख लीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। चलिए, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2025 का लेटेस्ट सवाल। ठीक। तो हमसे पूछा गया, आप क्वेश्चन को आप चाहें तो अगर आप देखते हैं तो एक बार पॉज करके खुद से भी पढ़ के ट्राई कर लीजिए करिए, फिर सोल्यूशन देखिए करिए, या तो फिर एक बार देख के फिर बना लीजिए करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ रीजन इज गिवन बाय दैट। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, मैं कल भी बोलते हुए आ रहा हूँ, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ रीजन इज गिवन बाय E is equals to alpha r divided by r vector q, where alpha is a constant and r is a distance from a point from the origin. The magnitude of potential of the point is। पूछा गया क्या है? पोटेंशियल पूछा गया है। देखो पूरा क्वेश्चन में हमें क्या है, अपने काम की चीज देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, पोटेंशियल हमें पूछा गया है, बात खत्म। और पूरी जो कहानी लिखी है हमें कोई मतलब नहीं है उससे। जैसे हिंदी में बात करें, किसी प्रदेश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर इक्वल टू अल्फा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब द्वारा दर्शाया गया है, जहां, ठीक है, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट इज, ठीक है, और जहां ये कांस्टेंट है। चलिए अभी आगे बात करते हैं, इस चीज के सोल्यूशन की बात करते हैं। चलिए, ठीक है। तो कोई मेरे हिसाब से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन की बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए कि हमको क्या दिया गया। हमें दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, पोटेंशियल पूछा गया है। सीधी सी बात है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, क्या आपको पता है? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। ठीक है। आपके नजरिए से, जैसे आप लोग मेरे प्यारे बच्चे याद कर लेते हैं कि E इज इक्वल टू वी बाई डी, या जो भी याद कर लेते हैं, इस फॉर्मूले से अब काम नहीं चलता। पहले इस फॉर्मूले से काम आप लोगों का चल जाता था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि v इज इक्वल टू हमारे पास जो होता है, कितना होता है, dv की अगर मैं बात करूं तो e वेक्टर डॉट dr वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इस वजह से मैं e वेक्टर इज इक्वल टू dv बाई dr नहीं लिख सकता। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो ये डिवाइड में आता ना। ये डॉट है, डॉट का उल्टा बता सकते हैं आप? डॉट का उल्टा क्या होता है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं चीजों को। क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो पार्शियली जब डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में अलग, वाई के रिस्पेक्ट में अलग, तब हम ई इज इक्वल टू डीवी बाई आर लिख सकते हैं। हाँ, एवरेज की बात कर लेते हैं तो डीवी बाई आर लिख सकते हैं। बस ऐसा मैं गो थ्रू कराने के लिए आपको याद दिला रहा हूँ कि ये चीजें गलत मत करके आ जाना एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे आपको, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देख के आपको डीवी पूछ ले, उल्टा भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे, इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देके पोटेंशियल पूछा है, आपको पोटेंशियल देके इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, तो आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का ऐसा सोल्यूशन मत लगाइएगा। यहाँ पे तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, वहां पे पार्शियली डिफरेंशिएट आपको करना पड़ता है। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, dv इज इक्वल टू, आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ e की वैल्यू कितनी है, अल्फा बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, अल्फा बाई आर, इसको आपने अल्फा बाई आर स्क्वायर कैसे लिख दिया? प्यारे बच्चों, हमको पता है जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो आर की मल्टीप्लाई कर देते थे, याद है या नहीं है आप लोगों को? करते थे नहीं करते थे, ऊपर नीचे। तो हमें ये आर क्या है यहाँ पे, ठीक है,
आर क्या है हमारे पास आर बेसिकली बेटा हमारे पास क्या हो जाता है, डायरेक्शन, यानी हम इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर की बात करता है, ठीक है। तो अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डीवी का इंटीग्रेशन वी, अल्फा हमारे पास यहाँ कांस्टेंट, हमारे पास 1/r² का इंटीग्रेशन इंटू डी आर। अब सब बच्चों को यहां तक याद होता है, सब बच्चों को ये फॉर्मूला याद होता है, ठीक है। तो मैं पहले कर ही देता हूं, फिर मैं बताऊंगा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात कर लेता हूं क्या, अल्फा इंटू ये कितना हो जाएगा, -α/r, आपका आंसर आ जाएगा। सारे बच्चों को याद रहता है, यही सिनेरियो हमारे प्यारे बच्चे सभी करते हैं। बस इसमें एक चीज याद रखना, हमने एक चीज बोली है आपसे, इस चीज को बोला है, ध्यान में रखना। इस चीज को मैं इसलिए बाद में कराता हूँ कि बच्चे के थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़े। यहाँ पे एक साइन आता है बेटा नेगेटिव का। आप बोलोगे सर ये ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले क्यों नहीं कराया, मैं करा देता, लेकिन आप हमेशा से, हर बच्चा ऐसा करता है, ई वेक्टर डॉट डी आर पहले लिख देता है। उसको फॉर्मूला नेगेटिव साइंस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल डिक्रीज होता है, यही नेगेटिव साइन हमारा इंप्लाई करता है। तो इसको लगाना आप हमेशा भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसलिए मैंने भी भूला, लेकिन अब आपको याद रहेगा, मुझे पता है। तो v इज इक्वल टू α/r होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, और ऑप्शन नंबर हमारे पास, मान के चलो इसको α/r कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, मोस्ट ऑफ दी बच्चे, मैं बता रहा हूँ, चलो आपका नहीं होता, लेकिन 90, मतलब ये मान के चलो 70 to 80% बच्चे -α/r करके आते हैं। रीजन क्या है, वो नेगेटिव साइन है, वो याद नहीं रहता, इसलिए उसको बाद में लिखाने का फायदा है, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इस साल का जो लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें रखा गया है, एक बार आप चाहे तो ध्यान से पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आइए हम शुरू करते हैं। अ चार्ज hollow sphere and a solid sphere, a charged hollow sphere and a solid sphere of aluminium and copper। क्या बोल रहा है, एक एल्यूमिनियम का और एक कॉपर का है, ठीक है। एक एल्यूमिनियम का है हमारे पास और एक कॉपर का है, ऑफ इक्वल रेडियाई। दोनों के क्या है बेटा प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, दोनों का रेडियाई इक्वल है। रेडियाई बोले तो रेडियस इक्वल है, ठीक है। कैसे है, नेचर में स्पेयर है हमारे पास, स्पेयर आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैसे है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होने वाला है, बोथ द स्पेयर आर हैविंग इक्वल चार्जेस, दोनों स्पेयर पे चार्ज इक्वल होगा। द हॉलो स्पेयर विल हैव मोर चार्ज देन द सॉलिड स्पेयर एट इज सरफेस। द हॉलो स्पेयर जो खाली स्पेयर है उसके सरफेस पे ज्यादा चार्ज होगा, किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड स्पेयर के रिस्पेक्ट में। द एल्यूमिनियम स्पेयर विल हैव मोर चार्ज ऑन इट्स सरफेस देन कॉपर। एल्यूमिनियम पे ज्यादा चार्ज होगा सरफेस पे। इफ द हॉलो स्पेयर इज आल्सो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम देन इट विल बी हैव मोर चार्ज। अब कह रहा है कि अगर जो हॉलो स्पेयर है, जो कॉपर का या किसी भी चीज का, अगर वो भी एल्यूमिनियम का बना होता तो दोनों पे समान आवेश ज्यादा आवेश होता उस पर। वही अगर मैं हिंदी की बात करूं, यदि कोई कॉपर आवेशित खोखला गोला तथा समान त्रिज्या का एल्यूमिनियम का कोई आवेशित ठोस गोला स्थिर विद्युत साम्य में है, इक्विलिब्रियम स्थिर विद्युत साम्य है, तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है, देखो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे ऐसे पढ़ के जाते हो, सोचते हैं यार एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का कंडक्टिविटी होगी, कुछ कुछ कंडक्टिविटी फैक्टर होगा, एल्यूमिनियम ज्यादा कंडक्टिविटी होगी या कॉपर की ज्यादा कंडक्टिविटी होती है तो इस पे चार्ज ज्यादा होना चाहिए। लेकिन एक बात है, क्वेश्चन कहना चाहता है कि स्थिर विद्युत साम्य यानी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज होने वाला है। क्या होना चाहिए, चार्ज का कोई भी ट्रांसफर अब नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहाँ पे कोई कंडक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी ना मटेरियल की बात हो रही है। उसने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी स्थिर विद्युत साम्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ज्यादा कम कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। इसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा, इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल को सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है, तो सोल्यूशन की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में जो गिवन फैक्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करता है, जब कॉपर का जो स्पेयर है उसका जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाए, एल्यूमिनियम की बॉडी के। आप बोलोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, मजा नहीं आ रहा, मतलब ऐसी चीज बताओ ना सर कि याद रहे, एग्जाम में याद रहे।
एग्जाम में याद रहे कि यार सर बड़ा छोटा, आपका मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे यही करता है कि बड़ा है छोटा है। देखो, तो ऐसा ना लगे तो आप एक मेरे को एक चीज बताओ कि पोटेंशियल क्या होता है। वैसे बेसिकली पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी बच्चे को याद हो अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो जानता है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। डिपेंड किस पे कर रहा है, सी पे। और सी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, फॉर ए स्पेयर 4 पाई एप्सिलॉन इनटू आर। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, स्पेयर के लिए बात कर रहा हूं। मेरे को एक चीज बताओ मेरे बच्चों, ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटेंस की बात करूं एल्यूमिनियम की, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम स्पेयर। अगर मैं यहाँ पे कॉपर की बात करूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस ऑफ कॉपर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या किया है, रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कॉपर। अब 4 पाई की वैल्यू चेंज होने की नहीं, क्या अलग अलग होगी क्या, इसके लिए 4 पाई अलग, इसके लिए 4 पाई अलग। एप्सिलॉन नॉट की बात ही नहीं की है, वो गिवन ही नहीं है, तो हम कंसीडर क्यों करेंगे। तो बेसिकली दोनों के लिए कैपेसिटेंस तो सेम है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्या, अगर रेडियस इक्वल है तो किसी अदर फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो ये क्या है, इन दोनों का, कॉपर और एल्यूमिनियम का कैपेसिटेंस सेम है। अगर कैपेसिटेंस सेम है और क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी वी सी इज इक्वल टू वी एल है। अच्छा जी, तो आप बात करो आगे क्या बचा क्या, तो पूरा का पूरा अगर V सेम होना है, C सेम है, V सेम करना है, तो हमें Q भी सेम करना पड़ेगा। तो यानी कि चार्ज ऑन एल्यूमिनियम शुड बी इक्वल टू चार्ज ऑन कॉपर। सारे फैक्टर देख लिए, अब बात कर लेते हैं आगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन मुझे अभी भी बताना पड़ेगा, तो फायदा ही क्या, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैं यही कहता हूँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ही असलियत में पता चलता है बच्चे ने कितना पढ़ा है। फॉर्मूले में तो याद होता है V इज इक्वल टू क्यू सी, ऐसे ही तो सबको याद आता है Q बाई सी। क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट यहां पे करना पड़ता है कि आपका कंसेप्ट कितना मजबूत है। ठीक है, चलिए, मेरे को लगता है बच्चों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 अब चाहें तो पॉज करके पढ़ लीजिए, नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एक ही फॉर्मूले पे। मैं ये कहूंगा फेवरेट है, अब इसको मार्क कर सकते हैं, फेवरेट है। कुछ अगर आप कुछ ना पढ़ के जाओ तो इसको फॉर्मूला तो याद करो। और एक फॉर्मूला होता है यू इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, बहुत ही सिंपल, के क्यू वन क्यू टू बाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला तो जरूर पढ़ के जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, V का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, पोटेंशियल, दो ही फॉर्मूला इसमें से इंपॉर्टेंट है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर और U इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर। उसके अलावा कोई बचता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 4 पॉइंट चार्जेस Q each are held on the four corners of a square of side L. Amount of work done in bringing the charge Q from infinity to the center of the square will be. क्वेश्चन को समझ में आया, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। इसने बोला चार बिंदु आवेश, प्रत्येक आवेश Q L भुजा के एक वर्ग के चारों कोने पर रखे गए हैं। आवेश Q को अनंत से वर्ग के केंद्र तक लाने में किया गया कार्य होगा। कुछ बात नहीं, ये चीजें थोड़ा सा अटपटी सी लगती है मेरे प्यारे बच्चों को, है ना, कि यार ये क्या है, इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इसने बोला एक स्क्वायर है, इसके चारों कोने पे क्यों 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 रखा हुआ है। अब किसी चार्ज को मैं यहां से उठा के इसके सेंटर यहां पे ले जाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये कहां पे, अभी इसकी पोजीशन है इनफाइनाइट पे। ऐसा मैं लिख नहीं सकता, आपको लगेगा इनफाइनाइट चार्ज को। तो किसी भी चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर किसी पॉइंट तक ले जाने में कितना काम करना पड़ता है, वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, यही होती है। अब मेरे प्यारे बच्चों काम क्यों करना पड़ता है, तो क्यों 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 क्यों, चार चार्ज सारे पॉजिटिव, जो बीच में इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ होगा, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पोटेंशियल होगा, है ना। अगर सेम है, क्यों एक इधर को एक इधर को एक इधर को, तो जीरो भी हो सकता है, नो डाउट। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि क्या होगा कि अब यहाँ पे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, कुछ पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, तो आपको एक लोअर पोटेंशियल से जीरो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लाने में कुछ अपोज काम करना पड़ेगा ना उसके। जितना आप काम करते हो, जैसे स्प्रिंग की बात कर रहा हूं मैं, जैसे आप तीर धनुष में जितना आप काम पीछे को खींचने में करते हो उतना ही वो आगे जाता है, क्योंकि जितना आपने काम किया वही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। जैसे U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर की आप बात करते थे, कहां पे स्प्रिंग के लिए बात करते थे, क्लास 11th में,
किसी को याद नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इस चीज की कि यहाँ पे कितना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पोटेंशियल कितना है। तो वर्क डन वैसे बेसिकली होता क्या है, कितना काम करना पड़ेगा। तो कितना काम करना पड़ेगा, तो वर्क डन बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है, इसका जो चार्ज होगा इनटू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल। तो पहले मैं पोटेंशियल की बात कर लेता हूं, पहले मैं वी की बात कर लेता हूं। एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, वर्ग के केंद्र पे किसकी बात कर लेते हैं, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो किसकी वजह से होगा, तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। ठीक, तो इसकी वजह से यहाँ पे डिस्टेंस, तो स्क्वायर के लिए जो उसका डायगोनल होता है, तो डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, डायगोनल कितना होता है, डायगोनल बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसकी लेंथ l गिवन है तो l रूट 2 हो जाता है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओ तक की, तो ये हो जाएगा l रूट 2 का भी 2, 2 का भी आधा 2, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वन चार्ज, या डिस्टेंस फ्रॉम वन चार्ज की बात कर लेता हूं मैं, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वन चार्ज की मैं बात कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा l रूट 2 बाई 2। चाहिए क्या, अब चाहिए क्या, v इज इक्वल टू एक की वजह से निकालो, 4 इंटू के क्यू बाई आर, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, चारों की वजह से निकल जाएगा क्योंकि चार सारे पॉजिटिव है। कितना हो जाएगा, 4 इंटू के की वैल्यू बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के की वैल्यू रख दी, क्यू की वैल्यू तो सबके लिए क्यू है, डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू आ गई हमारे पास l रूट 2 इंटू 2, 4 से 4 उड़ा दो, बराबर कितना आ जाएगा, 2 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सर जी काम हो गया, काम हो गया, सर जी काम हो गया, एन नहीं रे बच्चे, वर्क डन भी तो निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा क्या, आएगा, अरे रूट 2 से रूट 2 कर दो, रूट 2 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। क्या करना है, पोटेंशियल निकाल देना है। सो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल, इनफाइनाइट से उस पोटेंशियल तक लाने में कितना हो जाएगा, हमारा जो काम है वो कितना हो जाएगा, डेल वी। पोटेंशियल में जीरो, वी की वैल्यू आ गई, यहाँ डेल वी रखना है, चार्ज कितना लाना है, क्यू, कहां से लाना है, इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल की वैल्यू जीरो होती है, पोटेंशियल से इस पॉइंट पे आने में, तो यहाँ पे की पोटेंशियल है रूट 2 क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल माइनस बी अनफिनिटी। चलो बात खत्म, तो कितना हो जाएगा, रूट 2 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, ये हमारा वर्क डन हो जाएगा। आय हाय मजा आ गया, ठीक हो गया, काम खत्म हो गया। अब इसके बाद कुछ गलती हो भी गई होगी, हो ही नहीं सकती वैसे, लेकिन फिर भी ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा लंबी कहानी थी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन 2025 का है, मैं क्या करूं। ठीक, चलिए, वैसे आप चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, अगर आप चाहे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट लास्ट भी सॉल्व करना है ना। अब चाहो तो मैंने तो करवा दिया, लेकिन आप चाहे तो लास्ट में ही सॉल्व कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। A metal sheet inserted between a plate of a parallel plate capacitor of capacitance C. If the sheet partially occupies the space between the plates, the capacitance. कहने का मतलब अर्थात आशय ये है सीबीएसई 2025 का, धारिता C के एक समांतर प्लेट संधारित की प्लेटों के बीच क्या किया है, धातु शीट डाली जाती है। यदि शीट आंशिक रूप से प्लेटों के बीच स्थान घेरती है तो धारिता, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, अगर ये भी आपको मैं सॉल्व करके कराऊंगा तो फिर हो गया, बहुत बेसिक सा। हम क्यों डालते हैं उसके बीच में, किसी भी कैपेसिटर के बीच में किसी भी मेटल्स को क्यों डालते हैं, इसकी कैपेसिटेंस कम हो जाए, बहुत फायदे होते हैं, कैपेसिटेंस बढ़ जाए, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, बहुत सारी चीज है। ठीक है, तो किस लिए डालते हैं, उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस सी ही रहेगी या सी से कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैं चाहूं तो आपके लिए छोड़ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आंसर बता ही देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास, हम जानते हैं, क्या लिख दो, बिकम्स लेस देन सी हो जाएगा आंसर, सीधी से आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिकम्स ग्रेटर देन सी। बात खत्म करो, चलो चलो चलो, सी से बड़ा हो जाता है, बात खत्म, तभी तो लगाएंगे यार, क्यों लगाएंगे।
क्या जरूरत आ रही है? ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, फटाफट पढ़ेंगे। टू चार्जेस, देखो कितना अच्छा है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए। किसने क्या बोला इसने? टू चार्जेस प्लस क्यू each are kept at a two distance apart. A third charge minus 2q is placed between the midway between them. The potential energy of the system is. मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने से अच्छा हिंदी में पढ़ा देता हूँ। दो आवेश प्लस क्यू के एक दूसरे से 2a दूरी पर रखा था, बीच में इनके आके एक अनबंदा घुस गया -2q। तो इस निकाय की सिस्टम की क्या पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या नहीं कर सकते तुम? इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, नेक्स्ट आप खुद करोगे, ठीक है? सोल्यूशन ही कराना है बेटा, प्लस माइनस ही होता है इसमें। एक माइनस क्यों पढ़ा था, माइनस क्यों था क्या मेरे प्यारे बच्चों? प्लस क्यों था, प्लस क्यों था, दूसरा भी प्लस क्यों चुपचाप बैठा हुआ था। बीच की डिस्टेंस 2a हुआ करती थी सदियों पहले, बीच की डिस्टेंस 2a हुआ करती थी, लेकिन बहुत समय के बाद एक अफगान से एक 2q चार्ज उठ के आया जो इनके बिल्कुल मिडल में आके बैठा, यानी क्यू से a डिस्टेंस पे और दोनों से क्या हुआ, ए डिस्टेंस पे आया। लेकिन दूसरी चीज क्या है, नेगेटिव भी था, यहां से भी ए डिस्टेंस पे और यहां से भी ए डिस्टेंस पे। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो बेटा, पहले इन दोनों की, फिर इन दोनों की, फिर क्या करोगे आप, फिर इन दोनों की, है ना? तो ये फर्स्ट सिस्टम, ये सेकंड सिस्टम और ये थर्ड सिस्टम निकाल लोगे। तो यू बराबर में डायरेक्ट लिख लेता हूं, तो इसकी और इसकी जितनी होगी इतनी इसकी और इसकी भी होगी, सिंपल सी बात है। तो यू बराबर होता है k(q1q2/r). तो इन दोनों के लिए कितनी हो जाएगी, देखो क्यू वाले के लिए कितनी हो जाएगी, सेम ही होगी, क्योंकि देखो चार्ज चार्ज तो डिफर कर रहा है, डिस्टेंस ए ही है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू -2q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस दोनों के बीच में ए है, इसका 2 गुना कर दो, ठीक, प्लस मैं टोटल की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्लस इन दोनों की, अब इनके बीच का डिस्टेंस अलग है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। बात खत्म। इसके बाद सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं, फिर भी प्लस वाले को आगे ही रख लेते हैं, के क्यू स्क्वायर बाई 2a, और इधर कितना हो जाएगा, -4k(q) स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। ठीक है, इसका ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो इजी ट्रिक है कैलकुलेशन करने की, 2a, इसका ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 8k(q) स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, बात खत्म। इसको मैं माइनस करूंगा तो -7k(q) स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a। अब k की वैल्यू कितनी होती है, k होती है 1/4πε0। रखो, बात खत्म करो। आंसर कितना हो जाएगा, 7 वाला आंसर होने वाला है हमारे पास, बात खत्म। मुझे नहीं पता होगा क्यों रखना, क्यों है ऐसे, देखो क्वेश्चन एग्जाम में टाइम ऐसे ही बचेगा, क्यों के रखना है, हमें पता है 7 वाला डायरेक्ट मैच, अगर 2 होते 7 वाले तो फिर हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख लेते हैं ना, एलिमिनेट भी कर सकते हैं हम। चलो, यही आ रहा था ना हमारा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस ये क्वेश्चन दिखाने के लिए लाया गया, इस बार ट्राइंगल पे रख दिया है। देखो यहीं पे बता रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसको, मैं बता रहा हूँ क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कहना चाहता है 3 पॉइंट चार्ज ईच ऑफ चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन अ वर्टाइसिस ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। ये है ट्राइंगल ए बी सी। इसमें क्या है, ए बी और ए सी, एक ये 5L है, ये 5L है, और एक 6L है, ठीक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी, यहां पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है। कहानी गड़बड़ा गई क्या, कहानी गड़बड़ा गई क्या? ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, नहीं पूछा है, और डायरेक्ट आपसे ये पूछा है, तो बताओ कहानी गड़बड़ा गई क्या? हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा सा। 3 बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक आवेश क्यों है, त्रिभुज एबीसी जहां ए बी ए सी बराबर है और जो 5L के बराबर है, बीसी 6L के बराबर है, कि शीर्ष पर रखे गए भुजा बीसी के मध्य बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव होगा, किसके, बीसी के मध्य बिंदु पर, है ना, यहां पे निकालना है। तो यहां पे देखो सब में चार्ज क्यों, क्यों, यही है। तो एक सिस्टम ये बन गया, है ना, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा इस यहां पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, हमेशा से हमारा जो मर्ज क्या वैसे निकालना क्या है, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी है ना। तो वैसे भी हम एक ही चार्ज लेते हैं, इस सी की वजह से होगा, इस बी की वजह से होगा KQ/R, और इस ए की वजह से होगा, इस ए की वजह से भी होगा। दिक्कत 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 किस बात की है, दिक्कत आपको पता क्या आती है क्वेश्चन में, कि सर इस चार्ज क्यू की वजह से भी तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस।
अब इसी का ट्रिक हम बता देते हैं, जरूरी नहीं है BC ऊपर ही मान लो, है कि नहीं है। इसको अल्टरनेट करने का तरीका, अब यहाँ पे ना आप दिक्कत में आ जाओगे, तो इसको करने का तरीका मेरे प्यारे बच्चों बहुत शानदार सा है, बता रहा हूं आपको। आप पहले तो एक ट्रायंगल बताओ बचपन से, किसके मिड पॉइंट पे बोला है, देखो क्वेश्चन को इजी करने, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC पूछा है, BC के, तो क्यों ना हम ऐसे कर लें कि A ऊपर रख ले, B यहाँ पे रख ले, तो ये C थोड़ा अच्छा दिखेगा, हाई की नहीं है। तो AB कितना दिया था, AB हमें दिया था AB बराबर AC बराबर 5L, तो AB हमारे पास था कितना 5L, और AC बराबर 5L, और ये था हमारे पास 6L। ठीक, यहाँ पे से तो इजी हो जाएगा, इस Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल KQ/R, ये हो जाएगा 3L और ये हो जाएगा 3L। दिक्कत आपके पास आती है इसकी वजह से, देखो ऐसे भी मिड पॉइंट है, निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 5 और 3 की वजह से लंबवत कितना होता है, 3 और 4 मिलके हमें हमेशा, 3 और 4 मिलके 5 बनाते हैं, 4 चेक 16, 3 3 9, रूट करोगे 25, 5 ही आएगा, सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। पाइथागोरस ट्रिपलेट है वैसे भी ये, ठीक है, 5 4 और 3, पाइथागोरस ट्रिपलेट की ही तो बात होती है, ठीक है। और एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट कोई बता सकता है, कोई बता सकता है, 8 8 64 6 6 36 मिलके 10 बनाते। चलो छोड़ो, इतना ज्यादा भी एडवांस नहीं जाना, हमें कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे, चलिए सोल्यूशन की बात करते हैं हम, ठीक है। मतलब ऐसे मैं बोल रहा हूँ 8 और 6 दिखे कहीं तो 10 आएगा, अगर 10 और 8 दे दिया तो हमें पता है 6 आने का है, ठीक है, तो 4L। तो इस क्यू की वजह से हमारे पास ए पे जो रखा है चार्ज क्यू, इसकी वजह से टोटल हमें क्या निकालना है, वी निकालना है KQ/R, के मैं कॉमन ले ले रहा हूं, सबका आर लिखूंगा, इस क्यू की वजह से इस 6L पे कितना हो जाएगा Q/4L, प्लस इस क्यू की वजह से यहाँ पे Q/3L, इस क्यू की वजह से यहाँ पे Q/3L। इसको सॉल्व करने तो आसे आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो ऐसे भी बेसिकली मैं बता ही देता हूँ, फिर भी देखो के ले लिया, इजी ट्रिक बताऊंगा, 4L प्लस 2Q/3L, बेसिकली आप क्या करो बेस सेम कर लिया करो, के इंटू कितना हो गया, अच्छा इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 3Q/12L, प्लस इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8Q/12L, हो गया ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 वाला 8 कितना 11, तो कितना हो जाएगा 11KQ/12L। अब देखो 11/12 जो भी ऑप्शन दिख रहा है, के की वैल्यू बाद में रख लेना, के बराबर मैं लिख देता हूँ 1/4πε, बाहर में जाए, है ना। हमारे पास 11/12 वाला ऑप्शन, अरे भाई 11 वाला ऑप्शन तो है ना, हाँ, क्योंकि 4πε0 आएगा, नीचे 12 चौको 48 हो जाएगा, यार समझेगा, ये हो जाएगा ना 11/12 है, यहाँ पे 4πε0 रखोगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, लेकिन 11 वाला तो मैच हो रहा है, क्यों सॉल्व करें, एमसीक्यू है, एमसीक्यू की तरह ही तो करना पड़ेगा ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे प्यारे बच्चों को आगे होगा आंसर समझ में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच जाते हैं, वैसे आधे घंटे में हमारे पास 6 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर भी कर ही देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ पॉइंट पी लाइज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ने का है ना, ठीक है। अ पॉइंट P lies on a x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric potential at the P is proportional to the electric potential P. The electric potential at a point P, कोई point P है इलेक्ट्रिक डाइपोल के, आपको पता है, अगर कहाँ पे हो, अगर एक्सिस पे हो तो 1/x² के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीजें अब जो डेरिवेशन आपने किया था, इनको सॉल्व डेरिवेशन करने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है। एक r प्लस एक्स मानते हो, एक r माइनस एल मानते हो, कुछ ऐसा मानते हो, फिर दोनों का एलसीएम लेते हो, फिर दोनों का स्क्वायर हो जाता है, r² माइनस एल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, फिर एल को छोटा मान लेते हैं, तो डायरेक्टली जो डिस्टेंस होता है उसी के प्रोपोर्शनल होता है, उसके इनवर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, क्यूब के नहीं जाता है ना। तो इतना तो मेरे प्यारे बच्चों को पता है, किसके होता है, एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। डेरिवेशन ही कराना है तो फिर एमसीक्यू के लिए सीधा डेरिवेशन ही करा देते हैं आपको, है ना। आप बोलोगे सर नहीं आया समझ में, फॉर्मूला याद है उसका, एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पी पे पोटेंशियल डिफरेंस, उस पे क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब आता है, बस उतना ही है। अगर एक्स स्क्वायर आता है कहाँ आता है, डिवाइड में आता है, तो डिवाइड के प्रोपोर्शनल कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन की जगह 8वां क्वेश्चन, फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, पहले से ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते थे, अब थोड़ा सा इनका क्या हो गया, कम हो गया आना, इनके फॉलोअर्स कम हो गए, लाइक है ना कम हो गए, इनका चैनल डेड हो रहा है। चलिए
इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 3 कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेरेड, क्या है 3 कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफेरेड आर टू बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 3, पहले ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 कैपेसिटर है, उनको ऐसे कनेक्ट करना है कि उनका जो कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय, कैसे मिलेगा, ऑल 3 इन पैरेलल, तीनों को पैरेलल में रखो, ऑल 3 इन सीरीज, 3 को सीरीज में रखो। देखो दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या तो जैसा जैसा ऑप्शन में बोलता जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, है ना, या तो जैसे जैसे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो सकता है ना। जैसे प्रत्येक 6 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाना है कि संयोजन का प्रभावी धारिता 6 माइक्रोफैराड से जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। कब 6 माइक्रोफैराड मिलेगा, जब तीनों समांतर में, जब तीनों श्रेणी में हो। वैसे बेसिकली आप देख सकते हैं तीनों समांतर में हो तो क्या होगा, 4 4 4 12, अपोजिट होता है ना रेजिस्टेंस के, 4 4 4 12, समांतर पैरेलल पैरेलल पैरेलल, पैरेलल में 4 4 4 जोड़ेगा, 1/, नहीं होगा, कैपेसिटर है, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में 1/r, इसका ऑपोजिट हो जाता है कैपेसिटर। 4 3 12, पहला वाला तो वैसे ही गलत हो रहा है, ऐसा तो ऐसे ही जोड़ लो, तीनों श्रेणी में 1/4 1/4 1/4 कितना हो जाएगा आपके 3/4, यानी 4/3, ये भी नहीं आ रहा है। आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो बेटा इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा, देखो पहले मैं अगर सोचूं दोनों को, अगर मैंने पैरेलल पे लगाया तो 4 + 4 मेरा सीधे 8 आ रहा है, मेरा तो ये ऐसे ही गलत हो गया, है ना। अगर मैं दोनों को सीरीज में लगाऊं तो 1/, ओ पैरेलल में लगाऊं, वन सीरीज में, सॉरी 1/4 1/4 करूं तो कितना आएगा आंसर, 2 आएगा, आएगा। अरे सर ये सही है, फिर तीसरे वाले को इसमें जोड़ू, यानी जोड़ने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ से हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता है 2 इन पैरेलल 1 इन सीरीज की बात होती है। आप बोलोगे सर इसको सॉल्व, क्या सॉल्व करना है बेटा, अरे फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, जब वो सीरीज में जुड़े होते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1/cs की बात करूं, 1/c1 + 1/c2 प्लस डोडो 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 1/cn, यही चाहते हो, लिख दिया। अगर पैरेलल में है, पैरेलल के केस में Cp इक्विवेलेंट C1 + C2 प्लस डाडा 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 Cn, जोड़ के देखते रहो, 3 है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जोड़ते रहो, आंसर निकालते रहो, इतना तो कर ही सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं इसमें। लेकिन इतना दिमाग लगा सकते हो कि 4 है, अगर मैंने दोनों को क्या किया, अगर मैंने दोनों को सीरी पैरेलल में जोड़ दिया तो 4 और 4 8 हो जाता है, तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अगर मैं C1 + C2 कर दूं पैरेलल में तो 4 + 4 8 हो जाना, ये तो ऐसे ही गलत है, ये तो मैं करूंगा ही नहीं, फिर मेरे को तो 6 चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं 2022 का। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना ना, उस चीज को इजी बनाना है, ठीक है। अ वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी, ये क्वेश्चन अच्छा है, 2022 का है। जितना पुराना क्वेश्चन उतना अच्छा, मतलब उतना अच्छा नहीं, उतना लेंदी कैलकुलेशन, जितना नया क्वेश्चन उतना कंसेप्चुअल, कॉन्सेप्ट ज्यादा, कैलकुलेशन कम। जितना पुराना, कंसेप्ट कम, फॉर्मूले पे खत्म, लेकिन कैलकुलेशन धड़ 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 बनेगी आपकी। चलो ठीक है, कि बार बार टीचर कहाँ से देगा, कुछ बनाना ही पड़ेगा उसको सोच सोच के। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, 2022 में पूछा गया, वेरिएबल कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट बैटरी, इफ इट इज its capacity is changed from 2 microfarad to x microfarad, then the decrease in the energy of the capacitor is 2 गुना 10⁻²2 जूल, द वैल्यू ऑफ x is, आहा ये पूछा है आपसे मेरे प्यारे बच्चों। हिंदी में पढ़ूं, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया, यदि धारिता 2 माइक्रोफेरेड से बदल का x माइक्रोफेरेड कर दी जाए, बीच में बदल रहा है वो, उसकी कैपेसिटेंस बदल रहा है भाई, कर दी जाए, किसी का नहीं हुआ, बदलू है बहुत, रंग बदलता है, तो संधारित्र की ऊर्जा में कमी 2 × 10⁻² जूल होगी, तो x का मान बताओ। पूछा गया, देखो मैंने अभी मार्क नहीं किया, कोई बात नहीं, 200 वोल्ट की बैटरी है, वोल्टेज हमें पता है, कैपेसिटेंस हमें दिया गया है, ऊर्जा में कमी, जो मेन पॉइंट है किस में बात कर रहा है, एनर्जी में लॉस हुआ है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या खनकना चाहिए, एनर्जी का फॉर्मूला। तो हमारे पास U बराबर कितना होता है, ½ CV², अरे क्या बोलते हो, ½ CV² होता है। तो पहले कुछ थी उसकी 2 माइक्रोफेरेड पे, फिर x माइक्रोफेरेड पे कुछ हो गई, तो U1 U2 निकालो, माइनस करो, बात खत्म करो। एक चीज याद रखना, डिक्रीज हुआ है, तो डेल्टा U की बात करूं, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मैं डेल्टा U की बात करूं तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करना, फाइनल कम हो गया। अगर मेरे को पॉजिटिव रखना है, मैं चाहूं तो ऐसे कर सकता हूँ, U फाइनल माइनस U इनिशियल,
तो ये नेगेटिव आएगा, डिक्रीज हुआ है ना, तो इसीलिए मैं 1 - 2 कर दूंगा, पहले ज्यादा थी बाद में कम हुई, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। यू इनिशियली कितना है, हाफ मेरा कॉमन होगा, वोल्टेज वी स्क्वायर कॉमन है, 200 वोल्ट, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। इनिशियली जो कैपेसिटेंस कितना था, 2 माइक्रोफेरेड, 2 × 10⁻⁶ माइनस बाद में कितना हो गया, x माइक्रोफेरेड, अरे ऐसा ही था ना, पहले x था क्या, इसकी ढाई कहां, पहले 2 था। अब यहां से चोइन जो कर सकता है करो, ठीक है चलो। तो डेल्टा यू कितना हो गया, 2 × 10⁻⁻2 जूल। मैं इसीलिए कर रहा हूं, अगर मेरे को माइनस लिखना है तो मैं माइनस लिख देता हूं, तब मैं यू फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। कमी कमी कमी, गलती यहीं पे करोगे बेटा, मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट बात है, कमी बोला गया है, कम हुआ है, बड़ा नहीं है। अगर वो चेंज बोलता तो भी हम मान लेते कि इतने का चेंज आया है, तब भी हम बोल देते कि बड़ा ही होगा, लेकिन यहाँ पे उसने डायरेक्टली बोल दिया कमी। अगर आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल करते हो तो इस पे नेगेटिव लगा लेना, ध्यान रखना इन चीजों को। कैलकुलेशन करना तो आपको आता ही है, मेरे को नहीं कराना कैलकुलेशन यहाँ पे, मेरे को वो चीजें बता दी जहाँ पे गलती होती है। कैलकुलेशन 2 गुना, अब ये चीजें मैं तो सिखा भी नहीं सकता हूँ कैलकुलेशन इस समय, अगर आप सीख रहे हो तो। हाफ इंटू 200 का स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप मेरा मन है 10⁻⁴ लिख लेता हूँ, है ना। 200 था ना वी की वैल्यू, 200 का 200 गुणा 200, 2 दूनी 4, 10⁻2, 10⁻2, 10⁻4, हाँ कुछ निकल रहा होगा, -6 माइनस एक्स माइक्रोफेरेड। अब यहां से सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आपकी कहानी बनती है, -x माइक्रोफेरेड, ठीक। 2 से 2 ये उड़ेगा, इस 2 से ये 2 उड़ेगा, 10⁻⁴ इधर आएगा तो 10⁻⁶ बचेगा, ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ माइनस एक्स माइक्रोफेरेड। तो अगर मैं x माइक्रोफेरेड कैलकुलेट करना चाहूं तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ माइनस 10⁻⁶ बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁶ बोले तो आंसर आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। क्या कर रहे हो सर, इतना फास्ट कौन करता है, कैलकुलेशन है बेटा, सीखना चाहिए था। करके देख लेना, ये आएगा 10⁻⁶ यहाँ से कॉमन लोगे, 2 - 1 1 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोफेरेड। बस दिक्कत यही है, अगर आप कमी नहीं लिखते ना, माइनस आता है, फिर बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है। और कभी कभी ऑप्शन में माइनस भी दे देगा, वो बोल देगा माइनस इतना माइक्रोफेरेड, अब कैपेसिटेंस तो माइनस में होती ही नहीं है। फिर देखो कितना अच्छा सवाल बन सकता है अगर माइनस में दे दिया, अगर इसने मान के चलो जिंदगी अच्छी है तुम्हारी, 2 ऑप्शन माइनस में दिया था, तो कैपेसिटेंस नेगेटिव में कैसा है, मतलब कोई बाल्टी -3 लीटर पानी रोक सकती है, ऐसा हो सकता है क्या, कैपेसिटेंस तो है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नहीं हो सकता ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 4 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद बात खत्म करते हैं। एमसीक्यू की बहुत प्यारे क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलना चाह रहा है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022 और 23 में पूछा गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस, एक्सिस किसकी बात कर रहा है, इन चीजों को याद रखो, इक्वेटोरियल एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस। पता क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है, जब हम पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, वहां पे आर स्क्वायर आता है, यहाँ पे केवल और केवल पहले आर की बात होती है, क्योंकि v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर की होती है, फिर ये चेंज होता है आर स्क्वायर में जब हम एलसीएम वगैरह लेते हैं। ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज v, then the potential at a point at the same distance on is equatorial line will be। अब ये सवाल हिंदी में पढ़ेंगे पहले तो। एक विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से आधी दूरी पर स्थित अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विभव v है, ये डायपोल है, इसकी किसी इस पॉइंट पे, यहाँ पे मान के चलो विद्युत विभव v है, इसने बोला इक्वेटोरियल पॉइंट पे। मेरे को एक चीज बताओ, इक्वेटोरियल विषुवतीय रेखा पर समान दूरी पर विभव कितना होगा, इस क्यू की वजह से, इस क्यू की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होगा। बहुत प्यारा सवाल, कुछ जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा कंसेप्ट, तो लग जाएंगे v इज इक्वल टू ये निकालो ये निकालो, लास्ट में आंसर पता है कितना आएगा, 0। देखो देखो वहां पे क्या होता था, वहां पे जो माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से आप क्या करते थे, फोर्स निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, तो मैग्नीट्यूड निकलता था इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। अब सेंटर पे निकालोगे तो वहां पे भी 0 आता था, यहाँ पे भी 0 आता है। इक्वेटोरियल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस, डायपोल हमेशा माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से बनता है, और सिंपल से होता है माइनस, जब पोटेंशियल को आप कहीं पे भी जोड़ते हो तो v इज इक्वल टू क्या करते हो, मान के चलो के Q1 बाई आर, और समान दूरी पे दूसरा है Q2 बाई आर। अगर Q2 -Q1 के बराबर हुआ तो सीधे सीधे माइनस होने के बाद कट ही जाना है इसमें,
समझ रहे हो? दूसरा चार्ज माइनस का हुआ, डाइपोल में माइनस का होता है, अब मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। जब पोटेंशियल आप v इज इक्वल टू जोड़ने जाओगे तो कट जाएगा ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी उसकी, तो सीधे सीधे जीरो। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जिसने पढ़ा है वो तो फटक से 1 सेकंड में जीरो लिखता आगे बढ़ता है, जिसने नहीं पढ़ा सोचते रहता है, सॉल्व करता रहता है, आधा टाइम हमारा यहीं चले जाता है, बात खत्म हो जाती है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2022-23 का। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर। क्या है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V? क्या बोला? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x इज शोन इन द फिगर। द ग्राफ क्या पूछेगा? पोटेंशियल देके क्या पूछेगा? ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछता है, रिलेशन हम वही पढ़ते हैं। द ग्राफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। V देके E पूछ रहा है, यही सवाल में है। पहला हमने क्वेश्चन वही किया, वहीं से रिलेशन निकालना है अभी हमने। सबसे पहला क्वेश्चन, दूरी x के फलन के रूप में विद्युत विभव V के चित्र में दर्शाया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के परिमाण का ग्राफ के फलन के रूप में है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज आपने देखी है, V बराबर हमने लिखा मैंने माइनस ई डॉट डी। मैं माइनस गलत लिख रहा हूं, याद दिलाने के लिए हमेशा आपको माइनस नहीं लिखना चाहिए। पहले क्वेश्चन में कर दिया था ना मैंने, खेला। चलो, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर की बात कर रहा है। क्या कहना चाह रहा है? चलो, क्या कहना चाह रहा है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक कांस्टेंट वैल्यू है, डी आर में छोड़ो, इतनी ये कहानी नहीं पढ़ते ऐसी, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं। तो अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं या ओवरऑल की बात कर दूं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में है ही नहीं, तो मैं क्या लिखता हूं? ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। आप बोलोगे सर अभी तो मना किया था, लो मैं पार्शियली डिफरेंस के फॉर्म में लिख रहा हूं, डेल वी ओवर डेल आर। मतलब क्या है? डेल वी बाई डेल आर क्या बताता है? स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर मैं v बाई एक्स करता हूं तो ग्राफ का स्लोप आएगा, जो किसको देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को देगा। तो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप किसको बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। ठीक है, इसको किसको बताएगा? यहां पे लिखता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को। स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या देगा हमें? स्लोप, ढाल ऑफ द ग्राफ क्या देगा हमें? बराबर हमें देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देगा रे, देगा रे बच्चों, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा? देगा इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। चलो, बस याद क्या रखना है, वही नेगेटिव साइन मेरे को नहीं लिखना था, फिर भी मैंने लिख दिया। हमको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? ये जो नेगेटिव साइन है। क्यों? अब देखो यहां से ये ग्राफ कैसा है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसको देगा? कांस्टेंट है। स्लोप क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अगर तुम ग्राफ बनाओगे ई वर्सेस एक्स का, तो ई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सीधा सीधा चलेगा। मतलब ई की वैल्यू बढ़ी नहीं रही है, दो है तो दो ही है, कांस्टेंट है ना। स्ट्रेट लाइन का मतलब कांस्टेंट ग्राफ, मतलब कोई मुड़ाव है ही नहीं, ढाल है ही नहीं, थीटा सेम है। दोनों नो 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 नो, टेन थीटा की वैल्यू कांस्टेंट, टेन 30 आ रही। लेकिन दिक्कत ये है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ में एक चीज आ जाती है, माइनस डेल वी ओवर डेल आर। कांस्टेंट है बट नेगेटिव होगा, कांस्टेंट होगा बट नेगेटिव में होगा। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, समझ रहा? समझ रहे हो? तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। यहाँ पे तो स्लोप है ही नहीं, कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा भाई, शानदार सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन, डिक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप नहीं, डिक्रीजिंग लाइन कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है बट नीचे को आ रही है, नीचे को आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। क्योंकि हम तो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ निकालते हैं स्लोप, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वाई के साथ रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कांस्टेंट तो होगा बट पॉजिटिव होगा। कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो पहले कांस्टेंट नेगेटिव मतलब सीधी लाइन, कांस्टेंट मतलब सीधी लाइन, नेगेटिव, फिर जीरो, फिर कांस्टेंट बट पॉजिटिव। तो ऑप्शन देखते हैं, चलिए इसने क्या बोला ये देखो, ये रहा मेरे पास सी। कौन सा है? पहले नेगेटिव में कांस्टेंट, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर पॉजिटिव में कांस्टेंट। ये वाला ऑप्शन देखो, नहीं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का स्लोप कांस्टेंट है। आप बोलोगे सर ये भी तो स्लोप कांस्टेंट है। अबे स्लोप इलेक्ट्रिक फील्ड का तो पोटेंशियल थोड़ी ना दे रहा है, इसके स्लोप से हमें क्या मतलब है?
है ना। दूसरा ऑप्शन देखो पॉजिटिव में है, अरे नहीं चाहिए पॉजिटिव वाला, ये देखो ये भी पॉजिटिव में है लेकिन बड़ा सा बना दिया उसने, उसने कहा थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन तो चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास पहला वाला करेक्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत प्यारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे है, समविभव पृष्ठ, they do not cross each other, the work done in carrying a charge from one point to another point in equipotential surface is zero, for an uniform electric field they are concentric sphere, they can be imaginary sphere, they can be imaginary sphere। हिंदी देखो मतलब मैं बताएगा नहीं, मैं सीधे हिंदी में बताएगा आपको, क्वेश्चन पढ़ना तो आ ही गया होगा अभी तक। निम्नलिखित में कौन सा समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है, वो एक दूसरे को नहीं काटते, वो एक दूसरे का नहीं काटते, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं। समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कार्य, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र के वे संकेंद्रित गोले होते हैं, ये काल्पनिक गोले हो सकते हैं। कौन सा गुण समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है, शुशु नहीं है नहीं पूछा इसने, ठीक है। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं समविभव पृष्ठ का गुण नहीं है। मेरी सबसे पहली बात है कि आप समविभव पृष्ठ होता क्या है, समविभव पृष्ठ का मतलब क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है आगे को, ठीक है, तो समविभव पृष्ठ आप कैसे बनाओगे, इसमें किसी में भी बना देते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से भी आप किसी पॉइंट चार्ज की वजह से भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 1 पे देखिए, 2 पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज अलग अलग होंगी। तो अगर मैं ऐसे बात करूं, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो नहीं होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं होगा। कैसे बनेगा, ऐसा सरफेस जिसमें सारे पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेस सेम होते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो इस पे ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर मैं इसके परपेंडिकुलर सरफेस को डालूं तो वो बनेगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, बिकॉज उसके हर एक पॉइंट पे हमारे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने वाला है। अगर मैं बात करूं क्यों पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, कोई चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है, तो इस पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ऐसे बाहर को निकल रहा है, एक लाइन, दो लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, कैसा बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ऐसा बनेगा, देखो इसके हर एक पॉइंट को, यानी चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट को अगर आप कट करते हो तो दे आर नॉन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये इसने बोला सेकेंडरी गोले कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बिल्कुल हो सकते हैं, ये लो, समझ रहे हो। तो हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो चार्ज से सेम दूरी पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, आर क्या सबके लिए सेम है, चार्ज क्यू सबके लिए सेम है ना। बट ये काट सकते हैं कभी किसी को, अरे कैसे काट लेगा, अरे बाबा, जो पहला है एक दूसरे को काटते नहीं है, पहला वाला ऑप्शन गुण नहीं है, एक दूसरे को काटते नहीं है, बिल्कुल नहीं काटते। समविभव पृष्ठ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, बिल्कुल होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र के सगे, बिल्कुल होता है। ये काल्पनिक गोले हो सकते हैं। अब ये ऑप्शन, यहां से क्वेश्चन बहुत शानदार बन जाता है। देखो मैंने क्या बोला आपको स्टार्टिंग में, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको क्या बोला कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन से होता है बड़ा टफ पड़ जाता है बेटा, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बड़ा टफ पड़ जाता है। देखो संकेंद्रित गोले किसी के लिए भी क्या होता है, एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, फिर दूसरा भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, चार्ज के केस में गोला गोला एक के अंदर एक गोला बनता है, लेकिन ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं क्या, इन दोनों का पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है, नहीं, नहीं है। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके हर एक पॉइंट पे सेम होगा, ऐसा नहीं कि उसके हर एक पॉइंट पे होगा। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल तभी बनेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल तो बनाते हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, तो ये कभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बनाते। बड़ा हजमा बड़ा मुश्किल हो जाए सर, ऐसे मत करो यार। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा गलत होगा, मतलब सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। थोड़ा हजम करना है चीज को। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन 2024-25 पिछले साल पूछा गया था। अ कंडक्टिंग वायर कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2। हमारे जो मतलब की चीजें हम निकालते हैं, बात खत्म करते हैं। R1 एंड R2,
in such a way that they attain equilibrium with respect to each other. The distance of the separation between the two spaces is very large as compared to the of their radius. The ratio of the magnitude of the electric field at the surfaces of the space R1 and R2. क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, मेरे को भी समझ में नहीं आया वैसे सच बताऊं तो, लेकिन मैंने तो पढ़ा हुआ होगा। हिंदी में बताता हूँ, एक चालक तार R1 और R2, एक चालक तार R1 और R2 त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोलों को इस प्रकार जोड़ता है कि एक दूसरे के सापेक्ष साम्यावस्था प्राप्त कर लेते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी चार्ज इक्वल होने का रे बाबा, तभी इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है। अब क्यों? क्योंकि इसने बोला चालक गोले को R1 किसी तार से जोड़ा हुआ है जिसकी वजह से उनका पोटेंशियल सेम हो गया है। दोनों गोलों के बीच उनकी त्रिज्याओं की तुलना बहुत अधिक है, उन दोनों की जो दूरी है उन त्रिज्याओं की तुलना में बहुत दूर दूर रखे हुए, ठीक है। तो R1 और R2 त्रिज्या की गोला की सतह में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देके, इक्विपोटेंशियल देके आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया गया है। सेम क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच लगेगी। रेशियो पूछा है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो है, तो देखो दिया तो हमें इक्विपोटेंशियल है ना, दोनों के बीच का जो संबंध है हम पोटेंशियल से निकाल सकते हैं। देखो V बेसिकली होता क्या है, चलो मैं V1 by V2 लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, K Q1 by Q2 R डिवाइडेड बाई K Q2 by R2, यही तो लिखूंगा, तभी तो मेरा संबंध सही आएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, V1 by V2 इज इक्वल टू K Q1 by R1 इनटू K Q2 by R2 by, अरे क्या भाई, K R2 मल्टीप्लाई में ऊपर उल्टा हो जाता है, R2 by K Q2, ठीक। R1 और R2 अलग अलग है, K से तो K उड़ेगा, एक चीज और उड़ेगी बेटा, इनमें से एक चीज और उड़ेगी जो मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताया था। क्यों उड़ेगी मेरे को बताओ जल्दी, उड़ेगी कोई चीज, पोटेंशियल सेम है ना दोनों, भाई जाओ भाई साहब, पोटेंशियल दोनों का जो पोटेंशियल V1 और V1 सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से Q1 Q2, मैं क्या लिख सकता हूँ Q1 by Q2 को मैं यही रहने देता हूँ, R1 को मैं इधर ले गया, R1 by R2, पहला रिलेशन। चलो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो देखो, अब मैं क्या करूंगा, E1 by E2 मैं डायरेक्ट लिखूंगा, E इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, चार्ज सेम है बेटा, यही होगा क्या, जो चार्ज है चार्ज के रिस्पेक्ट में रिलेशन ले सकता हूं मैं, मेरे को लेना पड़ेगा, मेरे को चार्ज रखना पड़ेगा, बिल्कुल रखना पड़ेगा बेटा, क्यों नहीं रखना पड़ेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे चार्ज इक्वल थोड़ी ना है, ठीक है, गलती मत करना इस चीज के बारे में, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, E1 Q1 के बराबर होगा और E2 Q2 के बराबर होगा, मतलब Q बाई R1 स्क्वायर ना, तो भाई रहेगा, तो नीचे वाले का ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले का नीचे चलेगा, बात खत्म। Q1 बाई Q2 की जगह मैं क्या रख लूंगा, R1 R2 स्क्वायर बाई R1 स्क्वायर इनटू Q1 बाई Q2 को मैं क्या लिख लूंगा, R1 बाई R2। ए बाबा ये इससे उड़ाओ, इससे ये इससे उड़ाओ, तो हमारा बच जाएगा कितना, R2 बाई R, रिलेशन आ गया E1 बाई E2, क्या मतलब ऐसे ही क्वेश्चन था क्या ही बोले। चलो ठीक है, तो इसके साथ हम एमसीक्यू तो खत्म करते हैं, इसके बाद हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस का एक बड़ा अच्छा सा सेशन लेके आएंगे, बिल्कुल पढ़ लीजिएगा ध्यान से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपको इसी के बाद कंटिन्यूटी के साथ अगले लेक्चर में, बाय।